Okay, welcome back. And guys, this is lecture number 27 on StatMech. Fine. और क्या करना है यहाँ पर हमको डिस्कस करना है आइजिंग मॉडल. व्हाट? आइजिंग मॉडल. ठीक है, तो राइट डाउन एंड दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक. ठीक है, चैप्टर बोल सकते हैं इसको, टॉपिक नहीं है. द ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल इज ओवर, द एनसेम्बल थ्योरी इज ओवर नाउ एंड दिस इज ए न्यू टॉपिक एंड दिस वन इज आइजिंग मॉडल. आइजिंग मॉडल. ठीक है, आइजिंग मॉडल. और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से जनरली आजकल क्वेश्चन आता होता है नेट में. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है फॉर CSIR नेट. जनरली क्वेश्चन पिकअप होता है यहां से और 5 मार्क क्वेश्चन होता है. ठीक है, इजी पार्ट है, इजीएस्ट है अगर मैं बोलूँ तो, बहुत इजी क्वेश्चन होता है. ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझो सारी चीजों को और बाद में मैं वापस से रिकैप कर दूंगा कि क्या हमने पढ़ा था. ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ बात होगी कि व्हाट इज इट. सही है कि नहीं है? व्हाट इज आइजिंग मॉडल. व्हाट इज, किस चीज के लिए मॉडल है ये, मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए एक ढांचा तैयार करना, एक स्ट्रक्चर तैयार करना. ठीक है ना, तो किस चीज को स्टडी करने के लिए मॉडल है. ठीक है, देखो आइजिंग मॉडल होता है, लिखता हूं मैं, आइजिंग मॉडल is used to study phase transition in magnetic systems. In magnetic systems. फेज ट्रांजिशन होता है ना मैग्नेटिक सिस्टम में, उसको स्टडी करने के लिए यूज होता है ये. फाइन. क्या होता है मैग्नेटिक सिस्टम्स में, देखना एक बार यहां पर. मतलब जैसे आपने डोमेन थ्योरी पढ़ा होगा. क्या था डोमेन थ्योरी में? लिखना मत अभी, जस्ट इतना ही लिखना था. डोमेन थ्योरी में क्या होता है कि जैसे ये आपका कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, कुछ भी ऐसे. ठीक है, इसमें बहुत सारे डोमेन्स होते हैं. इस टाइप से बहुत सारे डोमेन्स होते हैं. छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, आर्बिट्रेरी शेप के, और हर डोमेन का एक अपनी डायरेक्शन होती है उसकी मैग्नेटाइजेशन की. ठीक है, और इसमें जैसे ऐसे है, इसमें जैसे ऐसे है, ये मैग्नेटाइजेशन है. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन है. इस टाइप से कुछ भी आर्बिट्रेरी होता है ऐसे. और जब आप फील्ड लगाते हो, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो यहाँ पे, अगर एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो क्या होता है कि जो, पहले तो ये समझो कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये कैसे, यहाँ पर ये कैसे है, वो टीनी टीनी डायपोल मूवमेंट, डायपोल्स होते हैं छोटे छोटे, वो सब अरेंज होके इस डायरेक्शन में एक इफेक्टिव मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करते हैं. टीनी डायपोल से ये. ठीक है, इस टाइप से इनका एक रिजल्टेंट जो मैंने बनाया था शुरू में वो ये है. ठीक, अब जैसे आप बी एक्सटर्नल लगाते हो तो क्या होता है कि डोमेन वॉल्स टूटने लग जाती हैं. ये डोमेन्स टूटते हैं और एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये डोमेन है, इसने क्या किया कि जो साइड में जो डोमेन है उसका भी अपना जो मैग्नेटाइजेशन है उसको भी अपनी डायरेक्शन में ही कर लेता है. दोनों का मैग्नेटाइजेशन एक ही डायरेक्शन में हो जाता है. जो फील्ड डायरेक्शन है उस उधर पॉइंट होने की कोशिश करते हैं. जैसे फील्ड डायरेक्शन अगर इधर होगा या हाँ इधर होगा तो उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को पॉइंट अप कर लेते हैं. ये दोनों मिलके एक बड़ा डोमेन बना लेते हैं इस टाइप से. ठीक है, और फिर फर्दर ये किसी और डोमेन को ले लेंगे, उसका मैग्नेटाइजेशन भी अपनी डायरेक्शन में करेंगे और इस टाइप से एक और बड़ा डोमेन बन जाएगा. इस चीज को और डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब. बट अभी ये थोड़ा सा डोमेन थ्योरी में ये चीज पढ़ा होगा सबने. ठीक है, और फिर एक और डायपोल, मतलब एक और ये
डोमेन, फिर एक और डोमेन। इस टाइप से पूरा जो मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर वो ओरिएंट होना चाहते हैं, बट थोड़ा सा मतलब परफेक्ट वे में उधर नहीं हो पाते हैं। उसका रीजन है थर्मल एनर्जी, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो परफेक्ट अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्ब करती है। तो परफेक्टली तो उधर नहीं हो पाते पॉइंट, बट थोड़ा बहुत उससे डिस्टर्ब, उससे कुछ एंगल पे वो हो जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन इस वे में हो जाता है थोड़ा। ठीक, ये क्या प्रोसेसिंग जो हो रही है यहाँ पर, जो बेसिक जो फंडा जो यूज हो रहा है वो क्या है, वो हो रहा है इंटरेक्शन ऑफ स्पिन्स। इंटरेक्शन ऑफ स्पिन्स, ठीक है। और इंटरेक्शन ऑफ, अगर मैं ज्यादा क्लियरली बोलूं, इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन्स, नियर बाय स्पिन्स, इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन्स। देखो ये जो डायपोल है, टीनी डायपोल्स है, स्पिन की वजह से तो है। मैग्नेटिक डायपोल आपने पढ़ा था ना, जो वो कैनोनिकल एनसेंबल की स्पिन हाफ पार्टिकल्स, वही मैग्नेटिक डायपोल्स है। तो ये स्पिन्स है। और ये जो हुआ, ये जो गेम हुआ है कि 2 डोमेन थे फिर 3 हो गए, अब ये इसको अपने अंदर शामिल कर लेंगे, ये किस वजह से हुआ है? यहाँ पर ये छोटे छोटे डोमेन, मतलब जो टीनी डायपोल्स हैं इस टाइप से थे इसके। तो ये जो टीनी डायपोल्स हैं अपने जो नियर बाय स्पिन्स है, यानी कि ये और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होते हैं और इस टाइप से अलाइन होते हैं कि मतलब सबका एक ही डायरेक्शन हो जाए। धीरे धीरे ये सब अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो ये किस वजह से हो रहा है? इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन से। तो जो फेज ट्रांजिशन है मैग्नेटिक सिस्टम्स में, मैग्नेटिक मटेरियल्स में, वो किस वजह से होता है? इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन्स। बिल्कुल परफेक्ट है। तो डोमेन थ्योरी यही बोलती है आपका। तो मैं एक बार लिखता हूं। तो एक स्टेटमेंट भी अगर मैं पास करूं कि आइजिंग मॉडल इज व्हाट? आइजिंग मॉडल इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन्स। सही है। जो यहां पर इसी को कंसिडर करते हैं कि ये क्या हो रहा है यहां पर। ठीक है, थोड़ा कोशिश की है मैंने समझाने की, एंड आई होप समझ में आया होगा कि व्हाट इज हैपनिंग है। तो एक बार लिखता हूं और उससे ज्यादा क्लियर होएगा। और ये अब डायग्राम आप बना भी सकते हो। ठीक है, Ising model is used to study phase transition in magnetic systems. In domain theory, as we know, in domain theory, magnetization of each individual domain is randomly oriented and in absence of external field, जो एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं उससे पहले ही इस टाइप से रैंडमली ओरिएंटेड होता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल डोमेन। सही है। सो ईच इंडिविजुअल डोमेन is randomly oriented in absence of external field, and whenever we apply a field, external field, the domain walls start breaking. The domain walls starts collapsing. कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, एंड डोमेन्स फॉर्म ए बिगर डोमेन। ठीक है, एंड नियर बाय डोमेन्स
forms a bigger domains form a bigger domain and magnetization of this collective domain जो बड़ा बना ना उसकी domain is in the direction of applied field जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड है जिधर भी होगी उस डायरेक्शन में होता है, बट परफेक्टली हो जरूरी नहीं है क्योंकि थर्मल एजिटेशन होता है, वहां पर थर्मल एनर्जी है वो उसको डिस्टर्ब करती है इस अलाइनमेंट को, बट देयर इज नो परफेक्ट अलाइनमेंट ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन का मतलब है डिस्टरबेंस, बिकॉज थर्मल एनर्जी होगी, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होगी तो स्पिन इधर उधर भागेंगे, तो जो परफेक्ट अलाइनमेंट है उसको होने नहीं देगा, डिस्टर्ब्स थर्मल एनर्जी, बिकॉज ड्यू टू थर्मल एनर्जी dipoles will move, tiny dipoles will move and no perfect alignment occurs and hence perfect alignment does not occur। सही है। और दिस होल फिनोमेना इज वाई, कैसे हो रहा है ये, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ नियर बाई स्पिन्स एंड टू नियर बाई डोमेन्स फॉर्म एक कलेक्टिव डोमेन ड्यू टू interaction of nearby spins। जो बड़ा डोमेन बनेगा वो नियर बाई स्पिन्स के इंटरेक्शन से बनेगा, जो टीनी डायपोल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके और सबका एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। मैं एक बार वापस से इसको अच्छे से बना दूं, इस चीज को वापस से थोड़ा सा शो अप कर दूं कि जैसे ये था, इस टाइप से मान लो आपके दो डोमेन थे, ठीक है, इसका मैग्नेटाइजेशन यू था, फील्ड डायरेक्शन भी उधर ही है, ठीक है, इसका मैग्नेटाइजेशन ऐसे है इस डोमेन का। तो जैसे आप फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाओगे तो क्या होता है कि ये जो यहां पर भी भाई डायपोल है, तो ये जो यहां पर डायपोल है, जो नियर बाई डायपोल है इनके, जहां ये डायपोल है इनके, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ये आपस में जो भी ये बॉल्स पे हैं वो इंटरेक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, ये वाला डोमेन है ना, मतलब ये जो वाला एक डायपोल है वो इस वाले को अपनी साइड में अलाइन करेगा और ऐसे फिर एक दोनों मिलके एक परफेक्ट बड़ा बनाएंगे, ज्यादा मैग्नीट्यूड का मैग्नेटाइजेशन बनाएंगे। वो इस जो नियर बाई होगा और आगे होगा उसको अलाइन करेंगे अपने साइड में और फिर एक और बड़ा बनाएंगे, फिर वो नेक्स्ट को अलाइन करेंगे। इस टाइप से टोटल मिलके और अल्टीमेटली एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा पूरा का पूरा, दोनों डोमेन का जो मैग्नेटाइजेशन वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग दैट हैपन्स इन फेज ट्रांजिशन इन मैग्नेटिक सिस्टम्स, ठीक है। एंड दिस इज द थिंग, लिख देता हूं मैं, एंड दिस इज द थिंग, this is the basic thing that happens या that occur in phase transitions।
इन फेज ट्रांजिशन ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम्स। ठीक है, सो आइजिंग मॉडल इज व्हाट, अब वापस से कंक्लूड करते हैं। आइजिंग मॉडल इज व्हाट, आइजिंग मॉडल इज यूज्ड टू स्टडी फेज ट्रांजिशन इन मैग्नेटिक सिस्टम। इस फिनोमिना को स्टडी करना है, यानी कि क्या स्टडी करना है? इन आइजिंग मॉडल इज व्हाट, स्टडी ऑफ इंटरैक्टिंग स्पिन्स। सही है नहीं है? सो इट्स क्लियर नाउ दैट, so it's clear that Ising model is study of interacting spins बिल्कुल अच्छे समझ में आया ना? मैं एक कंक्लूड कर रहा हूं कि आइजिंग मॉडल इज व्हाट, स्टडी ऑफ इंटरैक्टिंग स्पिन्स। फाइन, और अब हम ना इंटरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रहे अभी तक नॉन इंटरैक्टिंग पड़ा सब कुछ, अब इंटरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। फाइन, अब आगे चलते हैं। और एक खास बात और है यहां पे कि जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ नियर बाय स्पिन्स का कंसीडर करते हैं, मतलब जो खास पड़ोसी है ना, जो नियरेस्ट नेबर है, उनका इंटरेक्शन कंसीडर करते हैं, दूर वालों का नहीं करते। तो एक इंपॉर्टेंट ये है, एंड इंपॉर्टेंटली सो इट्स क्लियर दैट, इसको हाईलाइट करके लिखना है इस लाइन को ना, दैट आइजिंग मॉडल इज, मतलब अंडरलाइन कर देना चाहिए, स्टडी ऑफ इंटरैक्टिंग स्पिन्स। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, important thing is that we consider only interaction of nearby spins. We consider interaction of nearby spins only. बिल्कुल खास पड़ोसी, हिंदी में लिख देना, खास पड़ोसी के साथ में इंटरेक्शन, बिल्कुल नियर बाय स्पिन्स, नियरेस्ट नेबर का, खास पड़ोसी के साथ में इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है आइजिंग मॉडल का वो। अब बात आती है अपने यहाँ पर प्रॉब्लम का फॉर्मेट क्या होगा और हमको कैसे काम करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सही है, नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम आस्क्ड इन CSIR एंड हाउ टू वर्क फॉर दैट। ठीक है, एक बार उतार लो इसको, या फिर इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा दे, कोई बात नहीं, कहीं से कुछ भी कर लो। डोमेन थ्योरी थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, अगर ना भी समझ में आया ना कोई बात नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिए डोमेन थ्योरी में इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन्स होता है, दैट्स इट। ठीक है, वो थोड़ा उससे क्या कि एक अच्छी फीलिंग आ जाती है, जिसको पता होगा ना डोमेन थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, हाँ एकदम सही बात हो रही है। नहीं समझ में आया तो बस इतना सा सही है। इट्स क्लियर दैट आइजिंग मॉडल इज स्टडी ऑफ इंटरैक्टिंग स्पिन, दैट्स ओवर एंड आउट। एंड नियर बाय स्पिन्स को कंसीडर करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर देना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ऑब्वियसली हाईलाइट तो होगा ही कि ओनली नियर बाय स्पिन्स का इंटरेक्शन कंसीडर करते हैं, खास पड़ोसी का। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और बात कर दें, एक पॉइंट और बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कोई आइडियल स्पिन सिस्टम है तो वहां पर फेज ट्रांजिशन नहीं होगा, सही बात है कि नहीं है? या फिर मैं बोलूं परफेक्ट सिस्टम है स्पिन का तो वहां पर फेज ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट मतलब होता है नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन, सही है कि नहीं है? तो इंटरेक्शन होना चाहिए स्पिन का। ठीक है, तो ये बात लिखनी पड़ेगी, इन ए परफेक्ट और आइडियल सिस्टम, इन ए परफेक्ट और आइडियल सिस्टम ऑफ स्पिन्स no phase transition occurs, no phase transition occurs, phase transition नहीं होगा, बिकॉज फेज ट्रांजिशन के पीछे रीजन क्या है? इंटरेक्शन ऑफ स्पिन्स। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, और आइडियल मतलब नो इंटरेक्शन, बिकॉज
इन आइडियल और परफेक्ट केस स्पिन्स आर नॉन इंटरेक्टिंग। ये वजह है कि आपका फेज ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम आस्क्ड इन CSIR। बिल्कुल इजी सा प्रॉब्लम है, देखना क्या होता है। थोड़ा तरीके से बताता हूं, इसको हटा दे, हो गया होगा सीधा। यही तो है, परफेक्ट सिस्टम में फेज ट्रांजिशन नहीं होगा ना यार, बिल्कुल अच्छी सी बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि इंटरेक्शन होना चाहिए स्पिन्स का, ओनली देन फेज ट्रांजिशन कैन अकर। फाइन। अब देखो क्या होता है, दो टाइप की प्रॉब्लम होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है, देखेंगे दोनों को। दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट वे में है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो एक बार टाइप डिसाइड कर देते हैं और फिर वन बाय वन को लेते हैं और फिर डिफरेंस ज्यादा नहीं है उस चीज को नोटिस करते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट है स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन्स will be given and you have to write। सुनते रहना, अभी नहीं समझ आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। ठीक है, and you have to write, you have to write, ये वाला you have to write, क्या बात है, बढ़िया बात हुई है ना। and you have to write स्टैंडर्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है, और एंड डू द नेक्स्ट प्रोसेसिंग वाट एवर इज। सेकेंड है इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन you will be given Hamiltonian directly, Hamiltonian of spin system directly। दो केस है, मैं अब अच्छे से बता दूं, एक में हैमिल्टोनियन गिवन है, एक में स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन है। क्वेश्चन के दो टाइप है, H गिवन डायरेक्टली, एक में आपको डायरेक्टली गिवन होता है, एक में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो एक में स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन है, स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन गिवन। एंड H लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ये दो टाइप हो गए। ठीक है, इन बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक चीज और होती है वहां पे, अभी क्वेश्चन का टाइप देख रहे हैं बस, वो क्या होती है वो भी देखो। इन बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस या बोथ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन लिखते हैं क्योंकि वहां पर क्वेश्चन लिखा है ना, बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस the language of question will contain that there are कुछ नंबर ऑफ स्पिन्स होगा, 1 2 3 4 वॉट एवर। ठीक है, देर आर वन में तो क्या इंटरेक्शन होता है, वन तो होगा नहीं, टू और मोर देन टू होगा, यानी कि क्योंकि इंटरेक्शन की बात हो रही ना, तो अकेले कहाँ से इंटरेक्ट कर लेगा, दो तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो कंटेन दैट देयर आर 2 और मोर देन स्पिन्स। ठीक है, देयर आर n स्पिन्स लिख देता हूँ, n ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा ये होगा। ठीक है,
n spins and each individual spin, ये देखना आप ध्यान देना, each individual spin can take values like SI इक्वल टू प्लस माइनस वन, इस टाइप से जनरली ये होता है। कुछ और भी हो सकता है, समझना क्या है, और मे बी एनीथिंग, वो तो लिख लेना पहले, एनीथिंग अदर, इस टाइप का। ये ध्यान देना, यहां पे ये है या फिर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और कुछ भी हो सकता है। क्या सीन है, जिसमें एक 3 स्पिन का केस लेके चलता हूं, तो 3 स्पिन है, एग्जाम्पल 3 स्पिन्स, लेट 3 स्पिन्स आर गिवन, 3 स्पिन्स आर गिवन, 3 स्पिन्स आर गिवन, ठीक है, S1, S2, S3, S1, S2 एंड S3, और ये बोला एंड इट इज सेड दैट SI इक्वल टू प्लस माइनस वन, ऐसा कुछ बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि S1 है ना, वो +1 वैल्यू ले सकता है, -1 भी, S2 है वो भी +1 ले सकता है, -1, S3 है वो भी +1 ले सकता है और -1, ठीक है। इस टाइप से वैल्यूज हो सकती है। ध्यान देख, ये मत सोचना कि एक स्पिन का नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, क्या कुछ के दिमाग में आएगा, ये एक्चुअल में MS की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो इस बारे में नहीं सोचना कि स्पिन नेगेटिव, MS वैल्यूज है। आपको जो काम करना है ना, वो ऐसे करना है, ठीक है। एक तो एग्जांपल ये हो गया, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया कि एक जो इंडिविजुअल स्पिन है वो इस टाइप से जो 2 वैल्यू बोली है, तो वो 2 वैल्यू ले सकता है। एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकता है कि भाई इंडिविजुअल स्पिन कुछ और वैल्यू ले ले, 0 एंड 1 ले ले, तो उस टाइम हर इंडिविजुअल स्पिन 0 एंड 1 लेगा। 3 वैल्यू दे सकता है कि 0 और +-1 हो, तो उस टाइम हर इंडिविजुअल स्पिन तीनों वैल्यू ले सकता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उस क्वेश्चन में होती है। एक तो बात होगी हैमिल्टनियन पे कि गिवन हो सकता है, या फिर एक स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन होगा और वहां से आपको हैमिल्टनियन लिखना होगा, एक है। तो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि जो इच इंडिविजुअल स्पिन है दैट कैन हैव दिस काइंड ऑफ वैल्यूज, देयर मे बी एनी अदर एग्जांपल लाइक दैट। देखो एक और देखते हैं, और फिर मैं बात करूंगा कि प्रोसेसिंग कैसे होगी। ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और अभी आपको सिर्फ सुनना है, जब तक मैं एक एग्जांपल पेश ना कर दूं तब तक सिर्फ सुनना है। चैप्टर के मतलब इसके बिल्कुल एंड में है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इससे इजी टॉपिक आपके स्टेट में है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि नया है ना, इसलिए थोड़ा सा मेरे को एफर्ट डालने पड़ेंगे यहाँ पे। अभी नया है आपके लिए, थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, यार ये था क्या। एक एग्जांपल और लेता हूं, लेट 2 spins are given, 2 spins are given, and condition क्या है, condition is that SI इक्वल टू +-2, ऐसे हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 2 स्पिन है, तो यानी कि S1 S2 2 स्पिन होंगे, दोनों ऐसे वैल्यू ले सकते हैं, +2 -2 +2 -2, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दूं, 3 स्पिन्स आर देयर एंड कंडीशन क्या है, 0 +-1। SI की वैल्यू ये हो सकती है, मतलब हर इंडिविजुअल स्पिन 0 +-1 इस टाइप से 3 वैल्यूज ले सकता है। इसका मतलब क्या है, S1 S2 S3 3 स्पिन है, -1 0 या +1 0 -1 +1 0 -1, कैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ना, +1 0 -1, इस टाइप से 3 वैल्यू ले सकता है। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया कि लैंग्वेज में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। फाइन, अभी बढ़ते आगे कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक, देखो। और 2 फॉर्मेट में बात करेंगे, पहले बात करेंगे स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन हो, और फिर सेकंड करेंगे जब स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन नहीं ना देके हैमिल्टनियन गिवन हो। तो फर्स्ट टाइप हटा रहा हूं मैं इसको, फर्स्ट टाइप देखो,
हो गया होगा। फर्स्ट इज व्हेन स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन इज गिवन, फर्स्ट टाइप फर्स्ट, व्हेन स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन इज गिवन, ठीक है। स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, या फिर मैं अभी बता दूं। जैसे मान लो 3 स्पिन है, 3 स्पिन का सिस्टम है आपका, 3 स्पिन है, अभी लिखना नहीं है इस चीज को, ठीक है, ये जस्ट एक बार समझा रहा हूं आगे के लिए। 3 स्पिन है तो, या फिर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं राइट साइड में, ठीक है, ताकि आपको स्टेप्स है ना वो समझ में आ जाए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3 स्पिन है, ठीक। और अब इन स्पिन्स का जैसे ये S1 S2 का इस टाइप का कॉम्बिनेशन दे दिया आपको कि वो ऐसे लीनियरली जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे दे सकता है कि ऐसे जुड़े हुए हैं वो S1 S2 S3 एक ट्रायंगुलर फॉर्म में जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसे दे सकता है, 3 स्पिन का कोई भी एक एग्जांपल दे सकता है, ये और एक इस टाइप से कि एक सर्किल पर है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिकली का मतलब है दिस इज 120, दिस इज 120, दिस इज 120, लिखना नहीं है आपको ना, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। इस टाइप से कोई भी एक स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन, इस टाइप से कोई भी एक डायग्राम देगा आपको, इसको मैं स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट, भाई स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन जो भी गिवन है उसको देखो, और जो नियर बाय स्पिन्स है उनको कंसीडर करते हुए, उनका इफेक्ट कंसीडर करते हुए हैमिल्टोनियन लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। नोटिस द स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन and write down Hamiltonian, ठीक है। और अब हैमिल्टोनियन कैसा होता है यहां पे उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं, हैमिल्टोनियन कैसे लिखना है। इसमें ये हैशटैग दे देना क्योंकि स्टेप फर्स्ट में ये पॉइंट आया है। हैमिल्टोनियन कैसे लिखेंगे, थोड़ा बड़ा जाएगा बट कोई बात नहीं, स्टेप फर्स्ट में है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। हैमिल्टोनियन कैसे लिखा जाएगा, पहले ये बात देखो, हैमिल्टोनियन लिखा क्यों जा रहा है, किस चीज के लिए लिखा जा रहा है। देखो क्या है कि आपका सिस्टम है, स्पिन सिस्टम है, एक स्पिन्स का सिस्टम है। आपने क्या, एक तो एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है, ठीक है, एक ये जो स्पिन्स है ना वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, S1 S2 S3 3 स्पिन है तो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, ठीक, इंटरेक्टिंग स्पिन है। एंड यू आर प्लेस्ड दिस सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड। तो 2 टाइप के इंटरेक्शन होंगे, एक तो इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, मतलब इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, नियर बाय स्पिन्स का, और एक है कि इंडिविजुअल स्पिन का एक्सटर्नल फील्ड के साथ भी इंटरेक्शन होगा। तो हैमिल्टोनियन में 2 टर्म होंगे, ठीक है, मैं लिख के चलता हूं, सिंस और सिस्टम इज, our system is system, our system contains interacting spins and it is placed in external field, external magnetic field, सही है। Since our system is system of interacting spins, ठीक है, या फिर system contains interacting spins and we have placed it, it is placed in external magnetic field, hence लगा लो, hence there will be 2 terms in the Hamiltonian, there will be
two terms in the Hamiltonian. Two terms in the Hamiltonian. क्या कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर इंटरेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन, फर्स्ट फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन, फर्स्ट कॉम्प्रोमाइजिंग या कंप्राइजिंग, फर्स्ट अबाउट म्यूचुअल इंटरेक्शन, फर्स्ट कंटेनिंग, फर्स्ट एक्सप्लेनिंग म्यूचुअल इंटरेक्शन, फर्स्ट फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन, फर्स्ट फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ नियर बाय स्पिन्स, क्योंकि जो इंटरेक्शन वो किन का कंसिडर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ नियर बाय स्पिन्स का. फर्स्ट फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन्स एंड सेकंड फॉर इंटरेक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल स्पिन विद द एक्सटर्नल फील्ड. फर्स्ट सेकंड फॉर इंटरेक्शन ऑफ each individual spin with the applied external field, ठीक है. दो टर्म होंगी, मैं एक बार लिख के चलूं और कैसा दिखेगा वो. The Hamiltonian, the standard for and the standard form of Hamiltonian is written in this way. आपने अभी तक है ना समझा है कि वहां पर क्या मामला होगा. अब आप देखोगे कि ऐसे होगा. is written as following या as following whatever you want to write. ठीक है, ऐसे होता है हैमिल्टोनियन. देखो H इक्वल टू माइनस समेशन अपसाइलन आई जे, समेशन है आई जे के ऊपर एस आई एस जे. अच्छे से लिखना भैया, एक बार समझ लो अच्छे से. माइनस बी समेशन एस आई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हैमिल्टोनियन का. ठीक है, अब इसको एक बार अच्छे से देखो कि यहाँ पर कौन दो टर्म है. ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है. तो ये देखो किसके करस्पॉन्डिंग है. मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए. आपको इंपॉर्टेंट है, बॉक्स अप करना है वो अलग बात है, बट एक बार समझ लो. देखो यहाँ पर क्या है, ये टर्म है आपकी, यहाँ पर है बी मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, बी एक्सटर्नल फील्ड है जो अप्लाई किया था. तो ये जो टर्म है ना वो तो है इंडिविजुअल स्पिन का जो इंटरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, उसको डिनोट कर रही है. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस टर्म करस्पॉन्डिंग टू इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पिन विद मैग्नेटिक फील्ड. बी इंडिविजुअल स्पिन, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पिन विद मैग्नेटिक फील्ड बी विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है, वो तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है. और ये क्या है, एस आई एस जे म्यूचुअल इंटरेक्शन. ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग टू टर्म करस्पॉन्डिंग टू म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन्स. बोलो समझ आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया. एस आई एस जे है ना, इस वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा. अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर जो मिसिंग है वो ये, मतलब जो अभी तक बताया नहीं वो ये है. ये क्या है, अपसाइलन आई जे क्या है. यार अपसाइलन आई जे, इसको अपसाइलन आई जे इस फॉर्मेट में लिख लो. ठीक है, अपसाइलन आई जे कुछ भी दे सकता है, ई भी बोल सकता है उसको, क्योंकि इसका डायमेंशन है ना वो एनर्जी का रहेगा, क्योंकि ये तो स्पिन है, इसका डायमेंशन एनर्जी का रहेगा. तो ये क्या है, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन. ठीक है, इट डिनोट्स, या फिर एप्सिलॉन जे, हियर एप्सिलॉन जे डिनोट्स
या फिर लिख दो इज म्यूचुअल इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर, म्यूचुअल इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर, स्ट्रेंथ पैरामीटर। भाई म्यूचुअल जो इंटरेक्शन है वो कितना स्ट्रोंग है उसको ये बताता है, उसका जो स्ट्रेंथ है ना उसको ये बताता है। क्या है? इज म्यूचुअल इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर, हाउ द म्यूचुअल इंटरेक्शन इज स्ट्रोंग, कितना स्ट्रेंथ है उसका, उसको बताता है। ठीक है। एंड बी इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वापस से सुनो, स्टेप फर्स्ट क्या है? नोटिस द स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन एंड राइट डाउन द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होगा, ये आपको अब कोई भी एक स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन होगा उसके लिए ये लिखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर बाद में जब ये स्टेप क्लियर हो जाएंगे सारे, स्टेप 2, 3, 4 जो भी है, उसके बाद में मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि ये कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर को देख के। उससे पहले अपन जो आगे की स्टेप है उनको लिख लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस जो फॉर्मेट है वो ये होगा। फॉर्मेट में 2 टर्म होंगी, वो आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट वन इज फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड सेकंड इज इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका सिस्टम क्या है भाई, इंटरेक्टिंग स्पिन्स का सिस्टम है, तो आपस में इंटरेक्ट तो करेंगे करेंगे, ऊपर से आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी करेंगे। ऑब्वियस है कि नहीं है? 2 टर्म्स होनी चाहिए थी। ठीक है, ये मामला है। अब बात करते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 1 में आपने हैमिल्टोनियन लिख लिया स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन देख के। अभी एक बार के लिए मान के चलो, लिखना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, वो क्या कि लंबा टॉपिक अलग से खुद से, तो उसको यहाँ पर नहीं मतलब डालना चाह रहा, क्योंकि फिर स्टेप 1 है ना मिस हो जाएगा तुमसे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 2। लेट कि हैमिल्टोनियन लिखा गया, उसके बाद क्या करना है? देखो स्टेप सेकंड क्या होगा, लिख लिया तो बोलो फटाफट। हो गया स्टेप सेकंड। अब हैमिल्टोनियन लिख लिया आपने, मतलब ऐसा कुछ आपके पास है वहां पर। ठीक है, अब क्या करना है कि एक टेबल बनानी है। ठीक है, मेक ए टेबल एंड make a table consisting all possible combination of spin values and calculate respective energies, क्या करना है? देखो आपका H लिखा गया, इसको अब मैं समझा रहा हूं इस टर्म को, और आपको बस कुछ करना नहीं है, बस ये टर्म इतना ही था, स्टेप सेकंड इतना ही था, और समझने के लिए वो जो बता रहा हूं उसको लिखना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी राइट नाउ ये लैंग्वेज ही नहीं समझ आई क्या लिख गए। ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा हूं। तो एक बार हटाते हैं इसको और एक क्वेश्चन साइड में पैरेलली डिस्कस करते हैं ताकि आपको स्टेप क्लियर रहे। तो मैं एक स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन ले लेता हूं और फिर उस क्वेश्चन को पैरेलली करता रहता हूं, उसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो लेट एक क्वेश्चन है आप पे जिसमें 3 स्पिन है। ठीक है, 3 स्पिन है और आपका 3 स्पिन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो ऐसा दिया है। चलो ये वाला कॉम्बिनेशन दिया हुआ है S1 S2 S3, और जो SI है ना ये दिया हुआ है। 2 ही कंडीशन देता है ना, एक स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन और दूसरा कि इंडिविजुअल स्पिन क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो दोनों चीज दी हुई आपको। अब देखना ये स्टेप क्या है। पहला स्टेप देखोगी, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल मतलब सीधा स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन है, राइट डाउन हैमिल्टोनियन। तो स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन ये रहा। हैमिल्टोनियन कैसे लिखेंगे? H का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, क्या था? माइनस एप्सिलॉन आई जे समेशन एप्सिलॉन आई जे SI माइनस बी समेशन SI। ठीक है, ये था आपका। अब यहाँ पर अगर आप H को लिखोगे तो क्या हो जाएगा भाई? I और J क्या है? 1 2 3 ऐसे ही तो है। तो देखो क्या हो जाएगा,
एप्सिलॉन 1 2, नियर बाई स्पिन देख लो कौन कौन है, 1 और 2 है, 2 और 3 है, तो 1 2 S1 S2 और माइनस एप्सिलॉन 2 3, दूसरा जो पेयर है नियर बाई स्पिन का वो 2 3 है, तो एप्सिलॉन 2 3 S2 S3 और S3 S1 नियर बाई स्पिन नहीं है, तो ये जो पेयर बनेगा ना वो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 2 ही टर्म आएंगे, ये और थोड़ी देर बाद में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे लिखते होते हैं। अभी एक बार मान लो कि हाँ इससे जो नियर बाई स्पिन है वो यही है जो इंटरेक्ट करेंगे, S1 S2 और S2 S3, ये दो पेयर है, तुम पेयर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, माइनस B यहाँ पर क्या है सिग्मा SI यानी कि S1 प्लस S2, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कि राइट डाउन द हैमिल्टोनियन। सेकंड है मेक ए टेबल कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन वैल्यूज एंड कैलकुलेट रेस्पेक्टिव एनर्जीज। देखो ये क्या है, एक टेबल बनाओ जिसमें S1 S2 जो स्पिन है उनकी जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनकी जो वैल्यूज थी उनके जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको लिखो और एनर्जी कैलकुलेट करो। ये टेबल है S1 S2, अगर 2 स्पिन है तो S1 S2, 3 होते तो S1 S2 S3, हालांकि 3 ही है अभी, तो S1 S2 S3, ठीक है। तीनों स्पिन और जो पॉसिबल एनर्जी बनेगी वो। अब तीनों स्पिन में हर स्पिन क्या कर रहा है, 2 वैल्यू ले सकता है भाई, S1 2 वैल्यू ले सकता है +1 -1, क्योंकि ये कंडीशन है ना। S2 भी 2 वैल्यू ले सकता है +1 -1, S3 भी 2 वैल्यू ले सकता है +1 -1, तो ये तो इंडिविजुअल स्पिन की वैल्यूज है। अब यहाँ पे 3 स्पिन की जो वैल्यूज है उनके कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, देखो तीनों +1 हो, और आगे एक कॉम्बिनेशन ये हो कि 2 +1 हो, 1 -1 हो, फिर इस बार ये -1 हो जाए, 2 +1 हो, ये -1 हो जाए और ये दोनों +1 हो। एक है कि 2 -2 हो जाए, जैसे ये और ये माइनस को हो गया, ये +1 हो जाए, फिर ये हो जाए कि ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये +1 हो जाए, फिर ये हो जाए कि ये +1 है, ये -1, ये -1। इस टाइप से कितने कॉम्बिनेशन बन गए आपके, 3 और 3 6 और एक 7, और एक ये बन जाएगा कि तीनों माइनस हो। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनको बनाओ, ठीक है। ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये जो बनेंगे। अब हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड आउट करो। एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगी, देखो यहां पर ये डेटा डालो, जैसे यहां पे एक कॉम्बिनेशन की एनर्जी फाइंड आउट करके बताता हूं। यहां पर डेटा डालो, क्या हो जाएगा देखो, E = -ε1 2 S1 S2 1 हो गया, 1 माइनस ε2 3 S2 S3 कितना हो गया, 1, दोनों का प्रोडक्ट ले लो, 1 माइनस B S1 प्लस S2 कितना हो गया, 2। तो ये जो वैल्यू आई है वो यहां पर लिखी जाएगी। फिर नेक्स्ट इस कॉम्बिनेशन के लिए देख लो, एक बार कैलकुलेट कर ही लो। इसके लिए क्या आएगी, -ε1 2 S1 S2 1 होगा, ये चीज लिखनी नहीं, अभी समझते रहो बस, 1 होगा, -ε2 3 S2 S3, S2 S3 क्या होगा, -1, तो ये -1 हो जाएगा यहां पर, माइनस B S1 प्लस S2, ओ माय गॉड, 3 स्पिन है ना, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा यार, सॉरी। तो यहां पर भी 3 आएगा उस टाइम, है ना। ये थोड़ा सा मेरे से एक मिस्टेक हुआ, बट अभी देख लो यहां पर फिर तीनों का सम क्या हो जाएगा, ये तो कट गए, ये हो जाएगा +1, ये यहां पर आएगा सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए। अब मैं एक बार टर्म इसको वापस से बोल रहा हूं स्टेप 2 को, और आप समझना क्या बोला मैंने। मेक ए टेबल कंसिस्टिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन वैल्यूज, कंसिस्टिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन वैल्यूज, फाइन है भाई एकदम। और एंड कैलकुलेट रेस्पेक्टिव एनर्जीज, इसके लिए क्या एनर्जी है, इसके लिए क्या एनर्जी है, सबकी एनर्जी यहां पर लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3, स्टेप 3 है कि जो जो एनर्जी वैल्यूज आई है, जिसमें एक बार बोल के चलूं, समझाता हूं यहां पे ही। जैसे मान लो यहां पर एनर्जी आई होती कुछ 2 ε0, ठीक है,
यहाँ पर एनर्जी आई होती एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ये 8 है ना, तो 3 3 6, एक माइनस एप्सिलॉन नॉट, एक 2 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप से मान लो ये आपकी 8 एनर्जी वैल्यूज आ रही होती, मानना अभी क्या ये वो, अभी उस पर फोकस मत करो, लेट ये आ रही होती। तो अब नेक्स्ट स्टेप 3 में लिखता हूं और फिर समझना। मेक ए टेबल, मेक अनदर टेबल एंड राइट डाउन another table for possible energy values and write down respective degeneracies। क्या मतलब है, देखो जो जो एनर्जी वैल्यू आई है ई आई और जी आई, ये टेबल बनाना है। यहां पर आप लिख भी देना ई आई जी आई, ये टेबल बनाना है, ठीक है। वहां पर भी आप सिंबल फॉर्मेट में लिख सकते हो कि इस टाइप का टेबल बनाना है। उसमें चाहो तो आप इंट्रोड्यूस करा देना, यहां पर S1 S2 S3 और इस टाइप से H, ये टेबल बनानी है आपको, ठीक है ना, यहां पे। और यहां पर ये ई आई जी आई, क्या मतलब है, देखो क्या क्या एनर्जी आई है। एक तो आपकी आई है 2 एप्सिलॉन नॉट, एक आई है आपकी एप्सिलॉन नॉट, एक आई है आपकी 3 एप्सिलॉन नॉट, एक आई है 4 एप्सिलॉन नॉट बस, और एक माइनस एप्सिलॉन नॉट। ये 5 वैल्यूज पॉसिबल है। इसका डिजेनरेसी कितना है, कितनी बार आई है ये, 1 2 3 बार, तो इसका डिजेनरेसी कितना हुआ 3। एप्सिलॉन नॉट कितनी बार आई है, 1 2, इसका डिजेनरेसी 2 बार। 3 एप्सिलॉन नॉट एक ही बार आया, इसका एक ही बार आया, ये भी एक ही बार आया। तो ये वाला टेबल बनाना अभी, ठीक है। ये एंट्रीज वापस से आप गिन लेना, 3 2 5 3 8, ये 8 ही होना चाहिए अगर ये 8 एंट्री थी तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये वाली टेबल बनाना है। इसके बाद स्टेप 4, राइट डाउन पार्टीशन फंक्शन using partition function equal to q, partition function q equal to summation gi e का पावर माइनस बीटा ई आई। बताओ भाई, आप पे जी आई भी है ई आई है, मतलब ये वाली टेबल होगी तो पार्टीशन फंक्शन लिखने में कोई समस्या है? अभी तक क्या ही किया है तुमने, यही तो किया है। और स्टेप 5 क्या है, पार्टीशन फंक्शन लिख लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो तांडव करना है तुमको। स्टेप पार्टीशन फंक्शन आने के बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो ना, मशीन गन ले आओ अपनी, ठीक है। तो फिर वो कुछ भी पूछे, इंटरनल एनर्जी पूछे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पूछे, गिब्स फ्री एनर्जी पूछे, व्हाटएवर, ठीक है। जो अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं वो कैन बी फाइंड आउट, सही है नहीं है। नेक्स्ट स्टेप 5 है by partition function we can determine whatever will be asked to us using H1 and H2 over and out। आया भाई समझ में? दिस इज द लिटिल बिट प्रोसेसिंग जो आपको थोड़े बहुत समझ में आया हो कि इस वे में काम करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आता हूं। वैसे तो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया, चीजें, बस अब जो बच रहा है ना वो ये है कि इससे ये कैसे लिखना है। जो वेरियस स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन होंगे उनके लिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू राइट हैमिल्टोनियन बाय लुकिंग एट स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन, फाइन। और उससे पहले एक बार वापस से देख लो सब कुछ, या फिर मैं एक बार और कंक्लूड कर देता हूं। स्टेप फर्स्ट है नोटिस द स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन एंड राइट डाउन हैमिल्टोनियन। जो भी स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन है उसके लिए इस फॉर्मूले से हैमिल्टोनियन लिखना है। अभी थोड़ी देर में अच्छे समझ में आ जाएगा कि इससे कैसे लिखते हैं,
ये हो गया लेट, एक बार में मान लियो कि हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है, मेक ए टेबल कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन वैल्यूज एंड कैलकुलेट रेस्पेक्टिव एनर्जीज। भाई आप पे स्पिन दिए होंगे ना, तीन स्पिन का सिस्टम है, तो स्पिन S2 S2 S1 S2 S3। अब एक स्पिन +1 ले सकते, +1 -1 दो वैल्यू ले सकता है, तो इस टाइप से 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये तो बनाने मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये तो बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सीख भी रखा होगा थोड़ा बहुत तो ये। अच्छा, और अब हर जो कॉम्बिनेशन बना है, जो डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सारे डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, सबके करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड आउट करो। उसके बाद में एक टेबल बनाना है जिसमें EI और रेस्पेक्टिव डिवीजन रेशियो, फिर पार्टीशन फंक्शन लिखना है, ओवर एंड आउट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन है उसके लिए हैमिल्टनियन कैसे लिखोगे, ठीक है। और ये इसी में चल रहा है सब कुछ फर्स्ट पार्ट में, तो इसको मैं नहीं मिटाता ना। नेक्स्ट है हाउ टू राइट हैमिल्टनियन बाय लुकिंग एट स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन, हाउ टू राइट हैमिल्टनियन। और फिर एक क्वेश्चन करेंगे, एक में सब कुछ समझ आ रहा है तुमको, दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़े मेरे को, फिर मैं 2 करा दूंगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसी पार्ट में, हैशटैग देके लिखना आप, हाउ टू राइट हैमिल्टनियन by looking at structural combination of spins, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन होगा और उसको देख के हैमिल्टनियन लिखना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है। केस की बात करते हैं, केस है केस फर्स्ट, n = 2, मतलब जब 2 स्पिन गिवन हो, when 2 spins are given, when system of 2 spin is given, when structural combination of structural, स्पेलिंग देख लेना यार, अपने कोई मतलब नहीं इससे, स्ट्रक्चरल सही है, बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 spin are given, 2 spins are given, 2 spins is given, ठीक है। 2 स्पिन की बात हो रही हो, n = 2 मतलब है 2 स्पिन्स की बात हो रही हो। अब देखो 2 स्पिन के लिए कैसे कैसे जोड़ सकता है भाई, उनको इस टाइप से कुछ दिया हो और इस टाइप से सीधे सीधे कुछ दिया हो और u दिया हो। 2 स्पिन को कैसे दे दे, इस टाइप का कुछ बना दे वो, ठीक है। तो हैमिल्टनियन कैसे लिखेंगे, देखो H = क्या होगा, H = माइनस समेशन IJ एप्सिलॉन IJ SI SJ माइनस B समेशन SI, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इनमें से कोई भी एक, जो तीनों है ना उनके लिए सेम होगा। पहली बात तो कोई भी एक को उठा लो आप, किसी को भी, ठीक है। पहली बात तो तीनों के लिए सेम होगा, क्योंकि तीनों सेम ही है, ओरिएंटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि इस चीज में कहीं ओरिएंटेशन का कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं ए के लिए लिखता हूं, ए पार्ट के लिए माइनस समेशन को हटा देता हूं, 2 स्पिन है और नियर बाय स्पिन है, दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, तो माइनस 1 2 1 और 2 का इंटरेक्शन है, S1 S2 माइनस B S1 + S2 हो गया। B का, B में भी सेम चीज है, सेम आएगा, C H सेम आएगा, क्योंकि इनसे कोई दिक्कत नहीं, ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं है, इसलिए सेम आएगा। इंटरेक्शन ऑफ यही होगा सब जगह, सही है। ये हो गया काम। नेक्स्ट केस 2, n = 3, मतलब 3 स्पिन हो, 3 स्पिन्स, व्हेन स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन ऑफ three spins is given,
अब 3 स्पिन का देखो कैसे कैसे दे सकता है, ABC बोल दे अपन उनको, ठीक है। तो एक तो है कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो इस टाइप का, S1 S2 और S3, इसको बोले लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाम दो या नाम मत दो, वहां पे डायग्राम बनाएगा, ठीक है। नाम भी आ सकता है, इसको बात नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। वो थोड़ा बहुत ये टर्मिनोलॉजी समझना ही चाहिए हमको कि लीनियर का मतलब क्या होता है, इस टाइप से होगा। अच्छा, अब ऐसे लिखना है, H का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, माइनस समेसन एप्सिलॉन IJ, समेसन IJ के ऊपर SI SJ माइनस B समेसन SI, सही है। ये I के ऊपर, ये है कई जगह नहीं लगाया ना अपन ने, कोई नहीं, वो तो चल जाएगा, है ना। अब देखो इंटरेक्शन देखो किस किस का होगा, मतलब नियर बाई स्पिन्स कौन कौन है भाई, S1 S2 का होगा और S2 S3 का होगा, बट S1 S3 का नहीं होगा क्योंकि नियर बाई स्पिन नहीं है, क्योंकि बीच में S2 आ रहे हैं। अब ये घर है, एक ये घर है और बीच में एक घर और है, तो ये खास पड़ोसी थोड़ी हुआ, S3 का S1 खास पड़ोसी थोड़ी हुआ, सही है नहीं है, बिल्कुल खास पड़ोसी चाहिए, नियरेस्ट नेबर, बिल्कुल जिसकी दीवार में दीवार मिल रही हो, परफेक्ट है, ठीक है, जो तुम्हारी चुगली सुन सकता हो वो वाला नेबर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां पर इन दो का स्पिन का इंटरेक्शन हो रहा है, S1 S2 नियर बाई स्पिन है, तो एप्सिलॉन 1 2, तो S1 S2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एप्सिलॉन 2 3 का इंटरेक्शन हो रहा है, नियर बाई स्पिन है, तो 2 3 S2 S3 हो जाएगा यहाँ पर, और S3 S1 नहीं हो रहा तो वो टर्म नहीं आएगी, माइनस B, यहाँ पर 3 स्पिन है तो S1 प्लस S2 प्लस S3, ये चीज आ जाएगी, परफेक्ट। सेकंड कॉम्बिनेशन देखो, अगर एक ट्रायंगुलर शेप में हो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो इस टाइप से, S1 S2 S3 ऑन वर्टेसाइज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस टाइप से बोल सकता है ना, ऑन स्पिन ऑन वर्टेक्स ऑफ, स्पिन ऑन वर्टेसाइज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर्स पे अगर स्पिन रखे हैं तो, ठीक है। हिंदी भाषी मित्रों से अनुरोध है कि इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, इस टाइप की बात है, ठीक है। चलो, साइड बराबर ना होती ना तब भी मामला कोई दिक्कत नहीं होता, बट जनरली ये लैंग्वेज लिखा आएगा, ठीक है, इसलिए बोला मैंने, वो साइड बराबर नहीं होती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो H का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, माइनस समेशन ऑफ IJ एप्सिलॉन IJ SI SJ माइनस B समेशन ऑफ SI, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि ये तो इंटरेक्शन जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग है, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू इंटरेक्शन विद द फील्ड, B दिख रहा है ना आपको साफ साफ। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, अब ये देखना कि आपको कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है, कौन कौन पेयर इंटरेक्टिंग स्पिन से है, कौन कौन है भाई, S1 S2 S2 S3 S3 S1। इस बार हमने घर को जो गली है उसको ऐसे बनाया है कि ये भी नियरेस्ट पड़ोसी हो गए, हाँ है ना। ये तो JDA का कमाल है कि इस टाइप के घर डिजाइन किया है उसने, इस टाइप की गली बनाई है कि तीनों नियरेस्ट पड़ोसी है आपस में। तो एक पेयर तो ये है S1 S2, तो माइनस एप्सिलॉन 1 2 S1 S2 माइनस एक पेयर ये है S2 S3 का, तो एप्सिलॉन 2 3 S2 S3 माइनस एक ये पेयर है S3 S1 या S1 S3 व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, S2 या S3 S1 कोई फर्क नहीं पड़ता, S1 S3 और S3 S1 इज द सेम थिंग, ठीक है। ये चीज भी एक ही बात है, इंटरेक्शन उस इन दोनों के इंटरेक्शन स्ट्रेंथ को बताता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 3 एंड 3 1 इज द सेम थिंग। अच्छा, माइनस ये टर्म तो हो गया, ये फर्स्ट टर्म तो हो गया, माइनस सेकेंड टर्म में 3 स्पिन है, तो माइनस S1 प्लस S2 प्लस S3 माइनस B S1 प्लस S2 प्लस S3, फाइन। ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया 3 स्पिन का। एक और हो सकता है, देखो कैसे, 3 स्पिन का एक और हो सकता है, कैसे हो सकता है वो, C बनाता हूं मैं उसको,
सी इस टाइप से हो, एक सर्किल पर सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, इसका मतलब इस टाइप से 120 के एंगल पे प्लेस्ड हो, ठीक है, 120 के एंगल पे प्लेस्ड हो। तो दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3, इस टाइप से एक सर्कुलर मतलब उस पे सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे प्लेस्ड हो सिमेट्रिकली, ठीक है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, इस टाइप से एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है, सिमेट्रिकली, इसका मतलब 120 एंगल है। अच्छा जी, फिर क्या हो जाएगा भाई, एच का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दिस थिंग माइनस बी समेशन ऐसा ही, ठीक है ना भाई। अब तो तुमको लिखना आ गया हुआ, क्या करें, नियरेस्ट पड़ोसी को देखें, नियरेस्ट नेबर्स को देखें। अच्छा, माइनस S1 S2 नियरेस्ट है, बिल्कुल है, कोई बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, कोई बीच में नहीं आ रहा ना दोनों के, तो बस नियरेस्ट है, घर की दीवारें मिल रही हैं, तो माइनस 1 2 S1 S2, ध्यान रहे S1 S2 लिखते हैं, कई बच्चे ना S1 S2 लिख देते हैं ऐसे, S1 2 लिख देते हैं जल्दबाजी में, उड़ना नहीं है, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रहे, S1 S2 है, ऐसा ही SJ है यहाँ पर, तो तुम लिख के करो भी क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता इसके बाद तुमसे होगा क्या, क्योंकि S1 S2 होगा तभी तो वैल्यू पुट कर सकते हो 1 1, ये तो गलत चीज है, जल्दबाजी में मत कर देना कभी, ठीक है, करते हैं इसलिए बोला मैंने। S1 S2 और S2 S3 भी होगा ना, बिल्कुल होगा, तो माइनस 2 3 एंड S2 S3, अच्छा S3 S1 भी होगा ना, बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बीच में कोई आ ही नहीं रहा, सरकार ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि बीच में कोई है ही नहीं, ठीक है, तो S3 S1 माइनस 3 1 S3 S1, दिस फर्स्ट टर्म इज ओवर नाउ, सही है ना, सेकेंड माइनस B, here it will be what, S1 plus S2 plus S3 because there are 3 spins, system of 3 spins, सही है, तो 3 स्पिन के लिए ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, और पॉसिबल हैमिल्टोनियन जो भी लिखा जाएगा आपका वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है 4 का, देखो इसको हटा लो मैं, स्पिन केस थर्ड है, n इक्वल टू 4 हो, एक चीज और है, n इक्वल टू 4 का केस जनरली आता नहीं होता है, बट फिर भी इससे बड़ा तो आएगा नहीं, तो ये फाइनल है। आता क्यों नहीं है, क्योंकि जिसमें टेबल बनेगी ना, वो देखो, अगर 3 स्पिन का आपने एक क्वेश्चन किया था, एक छोटा सा एग्जांपल किया हमने, उसमें 8 एंट्रीज हो गई थी, 4 वाले में 16 एंट्री आएंगी, तो बहुत बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए जनरली होता नहीं है वहां पर, बट फिर भी आपको सीखना है एक बार के लिए, तो ठीक है। तो n इक्वल टू 4 मतलब सिस्टम ऑफ 4 स्पिन्स, 4 spins are given, 4 spins are given, n इक्वल टू 4 का मतलब ये है, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन होंगे, तो उसको मैंने A बोला पहले वाले को, लेट ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो, एक इस टाइप से लीनियर कॉम्बिनेशन हो, 1 2 3 और 4, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो, अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा भाई, एच को लिखो जो फॉर्मूला है उससे, माइनस, मैं तो पक लिया हूं, सही बताऊं ना, कि भाई ऐसे ऐसे लिखते हैं, मेरे हिसाब से तो तुमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ऐसे कैसे कर देंगे, फटाफट लिख दो, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, भाई कौन कौन इंटरेक्ट करेगा, खास पड़ोसी कौन कौन है, S1 S2, तो 1 2 S1 S2 माइनस S2 S3 2 3 S2 S3 माइनस S3 S4, अच्छा और कोई है क्या S1 S3 है, क्यों भाई बीच में S2 आ रहा, सही नहीं, क्या S2 S4 है, कदापि नहीं, S3 आ रहा है बीच में,
S4 S1 है ना 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 ना, दो घर बीच में आ गए, सही है नहीं है? तो दीज आर द पॉसिबल जो इंटरेक्शन होंगे ना नियर बाय स्पिन्स के, वो ये होंगे। एंड दिस इज द थिंग कि मैं शुरुआत में बहुत फोकस कर रहा था इस वर्डिंग पे कि हियर वी कंसीडर ओनली इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन्स ओनली, सही है नहीं है? तो ये थोड़ा सा इस वजह से उसको हाईलाइट कराया था कि नियर बाय स्पिन जो वर्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अदरवाइज तो फिर आप S1 S3 का भी लिख देते टर्म यहाँ पर और S2 S4 का लिख देते और ऐसे कुछ और भी लिख देते, सही है कि नहीं है? तो वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे। तो माइनस बी नेक्स्ट टर्म फिर यही होगी बस, ओ सॉरी समेशन तो हट ही गया, 4 है तो इस बार चारों आ जाएंगे, और एंड आउट नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दो हम लिख देंगे, सही बात है या नहीं है? लिख दो। तो अब 4 है तो स्क्वायर पे जोड़ू और तो कैसे जोड़ू बताओ? ठीक है, पर स्क्वायर से पहले रुक जाओ एक बार, स्क्वायर से पहले ऐसे रख लेता हूं चारों को, ठीक है? 1 2 3 4 S1 S2 S3 S4 एक सर्कमफ्रेंस पे है, ठीक है? और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब सब 90 डिग्री पे है, ये बात अब कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑन ए सर्किल, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन ए सर्किल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो इसमें किस किस का इंटरेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। बताओ, S1 S2 होगा, S2 S3 S3 S4 S4 S1, अब की बार सबको होगा तो क्या आ जाएगा? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो ये है IJ अपसाइलन IJ SI SJ माइनस B समेशन SI, ठीक है? एक चीज और बता दूं मैं, कई बार है ना जो ये अपसाइलन है ना, इसको जस्ट अपसाइलन बोल देता है, ये आपको IJ जरूरी नहीं है दे, ये जो सबसे जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है? कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म को भी वो क्वेश्चन में दे देता है, तो इसको दिक्कत वाली नहीं है, वो तो फिर सबसे इजी क्वेश्चन होगा, सही है ना? फिर तो ये भी याद रखना नहीं पड़ेगा कि ऐसे होता था, और जनरली होता भी ऐसे ही है, इजी होता है, ये गिवन होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, H इक्वल टू माइनस अपसाइलन 1 2 1 2 का इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो अपसाइलन 1 2 और S1 S2 माइनस 2 3 का भी है, तो माइनस अपसाइलन 2 3 S2 S3 माइनस 3 4 भी है, अपसाइलन 3 4 S3 S4 माइनस 4 1 भी है, तो माइनस से यहाँ पे ले आता हूँ मैं, अपसाइलन 4 1 S4 S1 माइनस B, यही है चारों, ठीक है ना? माइनस B S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, यहाँ पर यह हैमिल्टनियन होगा, ठीक है? थर्ड केस है, B हो गया। C केस लेते हैं, C लेते हैं ये वाला, ओके? सो नेक्स्ट अगर हम स्क्वायर कॉम्बिनेशन ले, मतलब स्क्वायर के ऊपर चारों स्पिन हो, लाइक S1 S2 S3 S4 इस टाइप से, ठीक है? या फिर मैं नंबरिंग ऐसे कर दूं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, S1 S2 S3 एंड S4, ठीक है? तो नेक्स्ट है कि हैमिल्टनियन कैसे लिखेंगे भाई, वैसे लिखेंगे जैसे पहले करते आते थे। तो इसको एक बार कॉम्बिनेशन को अगर नाम देना है तो क्या देंगे कि ऑल स्पिन्स एट वर्टिसाइज ऑफ ए स्क्वायर, स्पिन्स एट वर्टिसाइज ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है? और अब लिखना है हैमिल्टनियन, तो हैमिल्टनियन का जो जनरलाइज फॉर्म है उसको एक बार लिखो, क्या हो जाएगा? माइनस समेशन IJ एंड अपसाइलन IJ SI SJ माइनस B समेशन SI, फाइन। अब देख लो कौन कौन से स्पिन नियर बाय स्पिन है, तो देखो सबसे पहले तो यही है S1 S2, तो एक तो ये पेयर हो गया, माइनस अपसाइलन 1 2 S1 S2 माइनस S2 S3, सही है? तो 2 3 S2 S3 माइनस S3 S4, तो अपसाइलन 3 4 S3 S4 माइनस 4 1 अपसाइलन 4 1 S4 S1, सही है? अब एक खास बात है जो कि अब तक हुई नहीं है कहीं पर भी, देखो क्या है,
और ये एक वियर्ड चीज है, उसको उसी वे में याद रखना पड़ेगा। तो मैं इस पे एक इंपॉर्टेंट साइन लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज होने वाली है। देखो क्या, अभी तक हमने इनको नियर बाई कंसिडर नहीं किया था, S1 S3 और S2 S4 को, जो ये डायगोनल है इनको हमने नियर बाई नहीं किया था कहीं पे भी, ट्रायंगल वगैरह कहीं पे भी। यहाँ फर्स्ट टाइम इनको भी कंसीडर करना होता है। ध्यान से सुन लेना, ये जो 4 स्पिन का क्रियाक्रम है और स्क्वायर पे है, तो डायगोनल को भी नियरेस्ट नेबर, नियर बाई नेबर्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक टर्म और आएगी, एप्सिलॉन 1 3 S1 S3 माइनस एप्सिलॉन 2 4 S2 S4, और फिर लास्ट टर्म ये हो गया माइनस फिर ये वाला चीज B S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये हो गया। और ये इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि जब स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन हो तो हैमिल्टोनियन कैसे लिखना है। और यहाँ पर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन जरूर सबके दिमाग में आएगा और बहुत से लोग पूछने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक चीज ऑलरेडी मतलब पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या है कि यहाँ पर आप बोलो एक सर इनको क्यों कंसिडर किया, बाकी जगह क्यों नहीं किया। सीधा सा यही क्वेश्चन होगा तुम्हारा कि यहाँ पर क्यों कंसिडर किया, बाकी जगह क्यों नहीं किया। ट्रायंगल में कर लेते हो या फिर अदर जगह पे, जा इसी का जो ये वाला केस था, ये वाला जो इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये कर लेते, S1 S3 S2 S4 ये भी कर लेते। तो इसका कोई रिप्लाई नहीं है मेरी साइड से, ये ऐसे होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास ये रीजन मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपको S1 S3 का क्यों कंसिडर नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में ये चीज़ होती है तो होती है, ठीक है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फाइन, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि भाई आपको हैमिल्टोनियन लिखना आ गया, तो आगे कैसे काम करेंगे। देखो अब फर्स्ट जो पार्ट था हमारा डिस्कशन का, एक बार रुक जाओ मैं मिटा लेता हूं, फिर आता हूं बात पे। हमारा जो डिस्कशन था उसका फर्स्ट पार्ट है वो ओवर हो गया है। उसमें क्या था, देखो फर्स्ट पार्ट दो टाइप से डिस्कशन था हमारा कि भाई एक बार तो हैमिल्टोनियन गिवन हो या फिर हैमिल्टोनियन अपने को लिखना हो, ठीक है। अभी तक हमने जो किया वो क्या सीन था, देखो एक बार वापस से रिकैप करता हूं कि आप आइजिंग मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइजिंग मॉडल में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट था कि आप पे H गिवन हो, नहीं सॉरी H आपको लिखना हो, स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन हो, स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन गिवन हो और आपको H लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म से, फॉर्म जो भी होता है। अब आपने ये चीज कर लिया, H लिखना सीख लिया, और उसके बाद में स्टेप्स जो थे वो भी सीख लिया कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, सब काम कैसे करना है, ठीक है। अब आता है H स्टेप, मतलब जो सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में क्या होगा कि H गिवन होगा। अब एक बात बताओ, जब H गिवन होगा जब तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल जो ये लिखने वाला जो झंझट था स्ट्रक्चर को देख के वो तो खत्म ही हो गया। तो अब तो ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन, सही है नहीं है, बाकी स्टेप्स वैसे वैसे रहेंगे। तो अभी मैं सेकंड टाइप लिखता हूँ और उसमें एक बार मेंशन करता हूँ कि भाई बाकी स्टेप वैसे वैसे रहने, तो आपको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करने। उसके बाद में हमारी थ्योरी ओवर हो जाएगी, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे और फिर वहां पर कैसे प्रोसेसिंग होता है, जो स्टेप्स बताए उनको फिर वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से लेंगे और फिर आइजिंग मॉडल ओवर, सही है। तो स्क्रिप्ट तैयार है एकदम, चलो। तो सेकंड पार्ट, व्हेन हैमिल्टोनियन is given directly, is given directly, अगर डायरेक्टली गिवन है। अब यहां पर कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे मैं कोई एग्जांपल दे दूं, लाइक हैमिल्टन ने ऐसे दे दे कि S1 S2 S3 दो कोई 3 स्पिन का सिस्टम है और ऐसे दे दिया, वो कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। अब ये सोचना नहीं है हमको कि ये क्या है क्या नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जो भी वो अपनी मर्जी से लिखे, ऐसे लिख दे प्लस ऐसे लिख दे S1 S3 कुछ भी लिखे, और यहाँ पर भी कुछ और फैक्टर दे दे इस टाइप से,
प्लस में आगे कोई टर्म ना लिखे, सिर्फ इतना ही लिखे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में पहले वाले प्रोसीजर में क्या था कि हैमिल्टनियन आपको लिखना पड़ता था, ये हो ही गया। स्टेप सेकंड क्या है, पीछे की जो स्टेप है वही है, थर्ड क्या है वही है, फोर्थ क्या है वही है, तो फर्दर स्टेप सेम है। तो इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा अपने को कि whenever Hamiltonian is given, follow up the procedure as discussed in the previous case from step 2 onwards. सही है कि नहीं है? In this case, follow up the procedure mentioned in part 1 from step 2 onwards. वहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया था स्टेप 2 क्या है, ठीक है। अब हो गया हमारा थ्योरी कंप्लीट है, क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो लेट, क्वेश्चन है, लेट you have 3 Ising spins, you have 3 Ising spins। इसका मतलब क्या है कि जो आइजिंग मॉडल में जो स्पिन होते हैं ना वो, एंड each can take values ±1, ठीक है। and find out partition function for the structure for the combination shown in figure below, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस करवाया उसने, वो ये कि फिगर दे देता हूँ मैं एक बार पहले, फिगर चलो ये वाला ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर चलो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये फिगर है, ये S1 S2 और ये S3 है। एक चीज़ ये है कि जो इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर है वो हर पेयर के लिए सेम है। द इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर is same for each possible pair। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब क्या लिखना है, पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, सबसे फर्स्ट है कि जो स्ट्रक्चर गिवन है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। लेट यू हैव 3 आइजिंग स्पिन्स, आइजिंग मॉडल का क्वेश्चन है, एंड इच कैन टेक वैल्यूज +-1। इस चीज का मतलब क्या हुआ भाई कि जो SI है वो क्या हो सकता है, +-1, और I का क्या है 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ज्यादा खोल के बात करना चाहते हो तो ये ठीक है, ज्यादा बिल्कुल फ्रैंकली एकदम देखना चाहते हो तो ये है। फिर क्या है, फाइंड आउट पार्टीशन फंक्शन फॉर द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर बिलो। ये जो स्ट्रक्चर गिवन है इसके लिए आपको पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। कुछ और भी पूछ सकता था, कोई बात नहीं, अभी सिंपलेस्ट पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि इसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक नोटिस करवा रखा है कि द इंटरेक्शन पैरामीटर, जो इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर इज सेम फॉर इच पॉसिबल पेयर। तो ये जो एप्सिलॉन 1 2 अगर होगा, एप्सिलॉन 2 3 यहाँ पर है, और एप्सिलॉन 3 1, ये इनका इंटरेक्शन होगा, नियर बाय स्पिन यही है। तो ये जो पैरामीटर है ये सेम है सबके लिए, ठीक है। इच पेयर पॉसिबल, ये 3 पेयर पॉसिबल है, इन सबके लिए इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर वो सेम है, फाइन। अब क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप कि जो ये गिवन स्ट्रक्चर है उसके लिए हैमिल्टनियन लिखो, ठीक है। तो हैमिल्टनियन क्या हो जाएगा, और जब ये चीज है
स्ट्रक्चर गिवन हो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? माइनस समेशन आई जे एंड एप्सिलॉन। इस बार एप्सिलॉन पे आई जे नहीं लगेंगे क्योंकि वो कंडीशन हो गई, एंड एस आई एस जे। ठीक है, ये ध्यान रहे एप्सिलॉन पे आई जे क्यों नहीं लगे, क्योंकि अभी ये कंडीशन गिवन है तो सब जगह एप्सिलॉन हो गया वो। ठीक है, और माइनस बी समेशन एस आई। ठीक, अब देखो जो पॉसिबल पेयर है उसको देखो। पॉसिबल पेयर इस स्ट्रक्चर में क्या क्या बनेंगे भाई? रटना कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है, बस बनाना है सीधे वहां पे। नियर बाय स्पिन को कंसिडर करना है। तो S1 S2 माइनस एप्सिलॉन S1 S2 माइनस S2 S3 एप्सिलॉन S2 S3 दूसरा टर्म, और एक S3 S1 माइनस एप्सिलॉन S3 S1। ठीक है, माइनस B S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, और भी मैं एक स्पेशल केस ले लेता हूं कि B है ना वो 1 टेस्ला है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिख देता हूं एंड B इक्वल टू 1 टेस्ला है। ठीक है, B इक्वल टू अगर 1 टेस्ला है तो क्या हो जाए, या फिर रहने दो यार, कोई बात नहीं, इसके बिना भी कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखो ये हो गया स्टेप फर्स्ट आपका। स्टेप 2 क्या होना चाहिए आपका? स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 है आपका कि जो हैमिल्टनियन आ गया, अब एक टेबल बनाओ जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पिन है उन सब के लिए, जो पॉसिबल मतलब स्पिन के जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। भाई 3 स्पिन है तो 3 की जो पॉसिबल वैल्यूज है उनके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे और करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई? सब +1 +-1 +-1 +-1 ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या क्या बनेंगे भाई? ये +1 हो, ये +1 हो, ये +1 हो, ये +1, ये +1, ये -1 हो, एक माइनस हो। ठीक है, तो अब की बार ये माइनस हो और अब की बार ये माइनस हो, तो एक माइनस वाला सीन हो गया। अब 2 माइनस हो तो ये माइनस, ये प्लस हो, ये माइनस, ये प्लस हो, और ये प्लस हो, और ये माइनस, ये हुआ। एक बार तीनों माइनस हो, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, 8 होंगे, देखो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए 3 के लिए। अब हर कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी फाइंड आउट करो। देखो यहां पर रखो, तो मैं एक दो को फाइंड आउट करके बता देता हूं। H इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एप्सिलॉन S1 S2 1 हो गया भाई, S1 S2 1 हो गया, तो 1 माइनस एप्सिलॉन S2 S3 ये भी 1 है, माइनस एप्सिलॉन S3 S1 ये दोनों ये भी 1 है, 1 हो गया, माइनस B ये वाली चीज, तो ये 3 हो गया, तो ये। अब इसको फाइंड आउट करो, देखो कितना हो गया? -3 एप्सिलॉन -3B। ठीक है, ये इसका एनर्जी वैल्यू हो गया इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग। सेकंड देखो, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? माइनस एप्सिलॉन S1 S2 क्या होगा भाई? दोनों का प्रोडक्ट देखो 1 होगा, तो 1 माइनस एप्सिलॉन S2 S3 ये दोनों का -1, तो -1 माइनस एप्सिलॉन S3 S1 यहाँ पर S3 S1 -1, सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन पे बात कर रहा हूँ अभी, तो -1 माइनस B तीनों का सम क्या हो जाए इस लाइन में? 1, तो 1 कैलकुलेट करो इसको, ये E2 हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये आया तो ये प्लस ही हो जाएगा और ये भी प्लस ही हो जाएगा, तो एक तो इससे कट जाएगा, ये बचा प्लस E और माइनस B, तो E माइनस B। ठीक है, अब इस नेक्स्ट पे देखो क्या हो जाएगा। और अब मैं कहीं ना कहीं मिटा लेता हूँ चीज़ों को, इसको मिटा लो, पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। आप चाहो तो इसको E1 E2 नाम दे सकते हो, बाकी E1 E2 नाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये वैसे ही करने रफ काम है ये। ठीक है भाई, रफ है ये। थर्ड का देखो, अब यहाँ पर फोकस करते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूँ। S1 माइनस एप्सिलॉन S1 S2 -1 है, माइनस एप्सिलॉन S2 S3 -1 है। यहाँ पे देखते रहे ना,
-1 है, माइनस एप्सिलॉन S3S1, S3S1 1 है, ये 1 है, माइनस B, तीनों का सम में ये कट गए, एक बचेगा, एक, तो क्या आया प्लस ई माइनस ई, ये कट गया, तो जब प्लस ई माइनस बी, प्लस ई माइनस बी, यही आया इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और चाहो तो इसको मिटा दूं क्योंकि ये तो फाइंड आउट कर सकते हो ना ऊपर से। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो ये रफ वर्क था आपका। अच्छा, माइनस एप्सिलॉन, नेक्स्ट है माइनस एप्सिलॉन S1 S2 -1, माइनस एप्सिलॉन S2 S3 +1, माइनस एप्सिलॉन S3 S1 -1। अच्छा, माइनस B, तीनों हो गए ना, माइनस B, तीनों का सम क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, एक बचेगा, एक, फाइंड आउट प्लस ई माइनस ई, कट जाएगा, प्लस ई माइनस बी, यही आएगा ई माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखो H इक्वल टू, इस वाले कॉम्बिनेशन का देखो क्या एनर्जी आएगा, यहां पर है S1 S2, तो माइनस एप्सिलॉन S1 S2 इज व्हाट, +1 माइनस एप्सिलॉन S2 S3 -1, सॉरी कोई नहीं, -1 माइनस एप्सिलॉन S3 S1 ये भी -1 है, -1 माइनस B, तीनों का सम कितना हो गया, तीनों का -1, क्योंकि ये तो कट गए, -1 बचेगा, -1। अच्छा, सही है। अब देखो इसका, ये माइनस ई, ये प्लस ई, कट गए, ये प्लस ई और ये प्लस बी, तो ई प्लस बी, यानी एप्सिलॉन प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट का देखते हैं। अब इस चीज को मिटा लेते हैं, ये कर सकते हो, खुद से कर सकते हो ना, ऊपर रखना ही तो है वैल्यू, इसमें रखनी तो है, कुछ दिक्कत है ही नहीं। अब इस पे फोकस करते हैं, नीचे वाले पे। कितने हो गए अपने, 5 हो गए ना, 5 हो गए, नीचे 30 पे है, 3 पे है। ठीक है, H इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन S1 S2 -1, माइनस एप्सिलॉन S2 S3 -1, माइनस एप्सिलॉन S3 S1 +1, क्योंकि माइनस माइनस है। ठीक है, माइनस B, तीनों का सम, ये कट गए दोनों, -1 आया, देखो क्या आया, प्लस ई माइनस ई, ये तो कट गए, तो ये आया प्लस ई और प्लस बी, तो ये आएगा ई प्लस बी। सही है, नीचे वाले का देखो, अब नीचे वाले में क्या आएगा, H इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन S1 S2 -1, माइनस एप्सिलॉन S2 S3 +1, माइनस एप्सिलॉन S3 S1 -1, माइनस B, तीनों का सम, कट गया, -1। कितना इजी काम है यार, प्लस एप्सिलॉन और ये माइनस एप्सिलॉन कट गए दोनों, और ये हो गया प्लस एप्सिलॉन प्लस बी, वापस एप्सिलॉन प्लस बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, माइनस माइनस है तीनों, देखो इसको भाई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अपने रफ में काम कर सकते हो ये चीज। H इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन S1 S2 +1, माइनस एप्सिलॉन S2 S3 +1, माइनस एप्सिलॉन S3 S1 +1, माइनस B, तीनों का सम -3। अब देखो क्या हुआ, ये माइनस ई, ये माइनस ई, ये माइनस ई, तो -3e, और ये है +3b, ये चीज है -3e + 3b। ठीक है, ये पॉसिबल एनर्जीज है, मतलब सॉरी, हर ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। ठीक है, अब स्टेप 4 क्या है, ये स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है आपका कि ये वाला चीज करो, ये वाली टेबल बनाओ, EI GI। EI क्या है,
कि क्या क्या एनर्जी वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर ये जो वेरियस कॉम्बिनेशंस है इनसे। तो देखो भाई क्या क्या पॉसिबल है। एक तो ये -3e और -3b, 3 एप्सिलॉन -3b। अच्छा जी, ये कितनी बार रिपीट हुई है? नन, जस्ट एक ही बार है, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है ना, एक ही बार है, तो इसका डिजनरेसी क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, और वैल्यू क्या है? e माइनस बी। अच्छा, ये कितनी बार रिपीट हुई है? 1, 2, सिर्फ 2 बार, तो ये 2 बार रिपीट हुई है, डिजनरेसी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? e प्लस बी, और e प्लस बी कितनी बार रिपीट हुई है भाई? 1, 2, 3, 3 बार, तो डिजनरेसी 3 हो गया। नेक्स्ट है -3e प्लस 3b, ये कितनी बार हुई है? एक बार, टोटल जोड़ दो 5 और 2 7, एक मिस है, मतलब एक मिस है, इसका मतलब 3 3 6 2 8। अच्छा, e माइनस बी में ये काउंट नहीं किया, ये भी 3 है ना। ऐसे कर लेना चाहिए, देखो अपने गलती पकड़ में आ गई या नहीं आ गई, नहीं तो अदरवाइज कई बार मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो 6 2 8, ये भी 8 एंट्रीज थी, तो बिल्कुल सही काम हुआ हमारा, चलो बढ़िया हुआ। नेक्स्ट स्टेप है 4, राइट डाउन पार्टीशन फंक्शन यूजिंग समेशन जी आई ई का पावर माइनस बीटा ई आई। लिख दो, तो अब तो कुछ रामायण बची ही नहीं है। देखो पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, आई के ऊपर समेशन है, जी आई 1 ई का पावर माइनस बीटा, ये एनर्जी -3e -3b प्लस एनर्जी डिजनरेसी 3 ई का पावर माइनस बीटा ई माइनस बी प्लस डिजनरेसी 3 ई का पावर माइनस बीटा ई प्लस बी प्लस डिजनरेसी 1 ई का पावर माइनस बीटा एंड दिस एनर्जी -3 एप्सिलॉन प्लस 3b एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर पार्टीशन फंक्शन, ओवर एंड आउट। अब कुछ भी पूछता आगे, जो भी पूछना है निकाल देंगे। ठीक है, तो दिस इज आइजिंग मॉडल। और अब बात करें, अगर h गिवन होता, भाई h अब की बार हमने लिखा था, अगर h गिवन होता तो उससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, सही या नहीं है? तो ये बस बिल्कुल चक्कर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, ये आइजिंग मॉडल है। अब दोनों केस एकदम क्लियर है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर h गिवन है, बाकी प्रोसेसिंग सेम है, तो बढ़िया है वो चीज, तो h गिवन है, बढ़िया है। और जनरली नेट के क्वेश्चन में h गिवन आता है, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। हटाओ, और ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना, ये नरेगा कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। तुमने बहुत बड़े बड़े पार्शियल डेरिवेटिव, बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशंस कर चुके हो तुम, तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। टेबल है, ये तो बही खाता है, सही है नहीं है? तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलो हटाएं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, हटा दो भाई, कर लेना, अब तो कुछ है नहीं यार इसमें। आइजिंग मॉडल इज द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ स्टैट मैथ। वैसे तो पूरी सिंपल है, ऐसी बात नहीं है, बट तुम्हें अब पता चल रहा होगा सिंपल तो नहीं है। वो एक चीज होती है, कई लोग क्या है कि कुछ सब्जेक्ट को बहुत हल्के में ले लेते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट मैं बता दूं, एक तो है आपका स्टैट, बहुत हल्के में लेते हैं लोग, बहुत हल्के में, और एक है एटॉमिक, उसको तो कुछ ज्यादा ही मतलब बच्चा समझ लेते हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट इतने डीप है, तुम्हारे पसीने आ जाएंगे, सोच सोच के दिमाग है ना बिल्कुल हिलने लग जाएगा। तो ये गलती ना करें। यहाँ पर जो फिलहाल जो फील कर रहे हो ना, मैं तुम्हारी फील समझ सकता हूँ, तो बिल्कुल है ना, मतलब हालत खराब होगी तुम्हारी, क्योंकि तो तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन होती है उस हिसाब से आंसर नहीं आता। तो इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है वो बता देता हूँ। अभी जो डेप्थ है ना कंसेप्ट की, उस तक नहीं पहुंचे हो तुम, अभी बहुत सीखना बाकी है। मतलब इसीलिए मैंने वो जो डीपीपी वगैरह दिए हैं उनमें बिल्कुल हाई लेवल स्टफ दिया है, ताकि आप है ना सोचो कि भाई बहुत अंदर तक का मामला होता है यहाँ पे। ठीक है, तो टेंस बिल्कुल नहीं होना, जब तक मैं अपनी तरफ से ये नहीं बोल दूं ना कि स्टैट कंप्लीट, उस टाइम तक आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि यार ये लर्निंग प्रोसीजर है, लर्निंग प्रोसीजर में ब्रेकर नहीं होंगे, चढ़ाई नहीं होगी, तो काहे की ट्रेनिंग है। और जब तक
फौजी को 5-10 किलोमीटर डेली भगाओगे नहीं, उसे कुछ करवाओगे नहीं, उल्टे सीधे क्रियाक्रम जो भी वो करते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग थोड़ी हुई फिर वो। दैट्स वाई अब वो करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। और इसमें गिरने पड़ने से कुछ नहीं होना, ये तो करना ही पड़ेगा, ये प्रोसेस है, इससे जाना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ हासिल करना है ना तो गो थ्रू प्रोसेस बहुत जरूरी है भाई, उसके बिना मिलेगा ना तो मजा भी नहीं आएगा। जब इतना टॉर्चर से जाओगे ना, बाइक के लिम के टॉर्चर से गुजरोगे, और अभी तो सीनी बच रही है, तो उसके जो टॉर्चर से गुजरोगे ना तो बाहर जब निकलोगे ना तो एक व्यक्तित्व होगा, एक पर्सनैलिटी होगी तुम्हारी, उस बात पे फोकस करो, है ना। तो कीप मूविंग। और एक चीज हो रहा है, हर डीपीपी हर असाइनमेंट का सॉल्यूशन होगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। एक चीज हो रहा है, अगर उसमें कुछ और जो सब्जेक्ट के कुछ चीजें आती हैं तो वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर बताई जाएंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। बट अभी तुम्हारा टर्न है, तुमको खेलना पड़ेगा, खेलना आए ना आए पर खेलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब मैं एक चीज ये बता देता हूं, क्यों ऐसा, क्यों ये टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं, जैसे सोचे ना सोचे, एक रियलिटी है, डीयू के एक स्टूडेंट की रियलिटी है, मतलब मैं मेरी नहीं कह रहा, हर स्टूडेंट की रियलिटी है डीयू की। क्या होता है डीयू के बालकों के साथ में कि वो है ना जनरली कोचिंग नहीं करते, यह हकीकत है। डीयू के बहुत कम स्टूडेंट है जो कोचिंग करते हैं नेट के लिए, और वो क्लियर कर जाते हैं, इवन डोमिनेंट रहते हैं। नेट के एग्जाम में डीयू का स्टूडेंट डोमिनेंट रहता है। रीजन क्या है भाई, कोचिंग नहीं करी फिर भी डोमिनेंस। वाई? रीजन ये है कि वो है ना इस दौर से डेली गुजरता है, जिस दौर से तुमने अभी शुरू किया है, वो पक चुका होता है ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर करके। वो ये जो प्रॉब्लम का जो एक अत्याचार है ना, इससे बहुत बार गुजरा है, तो पक चुका है इस प्रेशर से। दैट्स वाई उसको है ना फिर वहां पर नॉर्मल लगता है सब कुछ, और दैट्स वाई ही डोमिनेट्स, ही और सी डोमिनेट्स। ये रीजन है, इसीलिए आपको इस प्रोसेस से जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको डोमिनेंस अगर चाहिए क्रिएट करना है, अपना एक वर्चस्व स्थापित करना है, तो दम लगाना पड़ेगा, ऐसे कोई हवा में नहीं मिलता कुछ भी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर राइजिंग मॉडल्स ओवर एंड आउट, ठीक है। तो लेट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में क्या है, एच बता दो और एस आई की वैल्यू बता दो, फिर क्रियाक्रम हम सेट कर देंगे। तो देखो लेट एच इक्वल टू हो आपका माइनस अपसाइलन S1 S2, ये आपका एच है, ठीक है। और तो ये 2 स्पिन सिस्टम है, इट्स हैमिल्टोनियन फॉर 2 आइजिंग स्पिन्स, इट्स हैमिल्टोनियन H फॉर 2 आइजिंग स्पिन्स, 2 आइजिंग स्पिन्स। लैंग्वेज पे मत जाओ, अभी मैटर है ना उस पे जाओ, क्योंकि लैंग्वेज वहां पर आपको समझ में आ जाएगी कि आइजिंग मॉडल का क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको SI का कुछ भी वैल्यू मिले ना कि भाई एंड SI कैन टेक वैल्यूज, तो आइजिंग मॉडल का क्वेश्चन होगा। और SI लेट यहाँ पर वैल्यू ले सकता हो आपकी 0 एंड +-1, 3 वैल्यू ले सकता हो, ठीक है। देन फाइंड पार्टीशन फंक्शन, देन फाइंड पार्टीशन फंक्शन, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका। H गिवन है तो सीधा टेबल पे आ जाए। टेबल में क्या होगा, टेबल में होगा, चलो यही बनाते हैं, जो भी आपके स्पिन है S1 S2, जो भी आपका H बनेगा, जो भी एनर्जी आएगी, ठीक है, ये लिख लो इस पे, या फिर मैं इसको थोड़ा सा, चलो यहीं पे कर लेंगे, ठीक है, वैल्यूज इधर काउंट कर लेंगे। अब S1 0 हो सकता है, अब 0 के साथ में इसके 3 कॉम्बिनेशन होंगे, कौन कौन से, एक बार ये +1 हो, एक बार ये 0, एक बार -1 हो, बिल्कुल सही बात है। इसके 1 के साथ में इसके 3 कॉम्बिनेशन होंगे, +1 हो, 0 हो, -1 हो। इसके -1 के साथ में इसके 3 कॉम्बिनेशन होंगे, और कौन कौन से, थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस करके। इसके 1 के साथ में 3 कॉम्बिनेशन होंगे, +1, 0 एंड -1। और इसके -1 के भी साथ में 3 कॉम्बिनेशन होंगे, +1, 0 एंड -1। यही पॉसिबल केसेस बनेंगे, बिल्कुल सही बात है या नहीं है, बिल्कुल अभी आप देख लो, ये 0 ये +1 हो, ये 0 0 हो, ये 0 ये -1 हो, यही बनेगा। और ये 1 हो, ये +1 हो, ये 1 हो, ये 0 हो, ये 1 हो, ये -1 हो, इस टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप ऐसे ही बनाओ, ये सही है। जो पहले वाले अप्रोच थे वो सही है कि इसके 0 के साथ में इसके 3 होंगे, और इसके 1 के साथ में इसके 3 होंगे,
इसके -1 के साथ में इसके 3 होंगे, ओवर एंड आउट। सही, कैलकुलेट करो अब। एच आपका ये है माइनस एप्सिलॉन S1 S2, करो भाई। S1 S2 क्या है? 0, प्रोडक्ट 0, तो ये चीज 0 हो जाएगी। S1 S2 क्या है? 0 0। S1 S2 क्या है? 0। अच्छा S1 S2 क्या है यहाँ पर? 1 है ना, क्योंकि ये +1 ये भी +1, तो 1 है तो माइनस एप्सिलॉन, तो 1 1 वाले केस में माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। और 1 0 में वंस अगेन 0 बिकॉज द प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। S1 S2 प्रोडक्ट इज 0 एंड द हैमिल्टनियन विल बी 0, ठीक है, एनर्जी विल बी 0। हियर 1 एंड -1 में द प्रोडक्ट इज -1 बट -e हियर, तो ओवरऑल +1 +e, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट इज -1 एंड माइनस इज हियर, तो +e वंस अगेन। इधर हियर इट इज 0 बिकॉज S1 S2 इज 0, ठीक है। ये प्रोडक्ट +1 है बट हियर इट इज माइनस, सो इट इज -e, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, मेक टेबल एंड राइट डाउन देयर डिजनरेसी। तो EI क्या आ सकता है आपका? पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज और रेस्पेक्टिव डिजनरेसी क्या है वो देख लो। फर्स्ट है 0 कितनी बार आया? 3 और 2 5, ठीक है, 5 बार। नेक्स्ट क्या है? माइनस एप्सिलॉन या -e व्हाट एवर यू वांट टू से, माइनस एप्सिलॉन कितनी बार आया? 1 एंड 2 बार आया, तो 2 बार। फिर क्या है? प्लस एप्सिलॉन कितनी बार आया भाई? 2 बार, प्लस एप्सिलॉन 2 बार है। ये टोटल एंट्रीज देख लो कितनी है? 3 3 6 और 3 9, क्या इनका सम 9 है? 5 2 7 और 2 9, ओवर एंड आउट, बिल्कुल सही है डिसीजन आपका। अब पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला लगा दो, GI e का पावर माइनस बीटा EI, ठीक है। GI 5 e का पावर माइनस बीटा इंटू 0 प्लस 2 इंटू e का पावर माइनस बीटा माइनस E प्लस 2 इंटू e का पावर माइनस बीटा एंड दिस इज +E, ओवर एंड आउट। दिस इज योर पार्टीशन फंक्शन, Q वट एवर यू वांट टू से इट, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। कुछ है क्या? मुझे तो लग नहीं रहा भाई कुछ है इस टाइप के क्वेश्चंस में, बिल्कुल इजी, 5 मार्क्स का और पैट क्वेश्चन और का आजकल आता है, ठीक है। आप प्रीवियस जो भी मिले आपको उनमें ढूंढा करो इस चीज को, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, सी यू, और मिलते हैं फिर। नेक्स्ट लेक्चर होगा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो तुमने पढ़ रखा है ना उसमें कुछ और अच्छी चीजें पता लगेगी तुमको, लाइक ऐसा लगेगा यार ये तो मिस, मतलब कैसे मिस हुआ हमसे, थोड़ा ऐसा लगेगा, ठीक है। और उस पे भी जनरली क्वेश्चन आते होते हैं। DPP 2 में भी एक क्वेश्चन था जो कि आपने नोटिस नहीं किया, ठीक है। आप उसको कैनोनिकल एंसेंबल समझे, तो ये जो डिफरेंशिएट करने वाला तरीका है ना उसको भी वहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करें कि कब क्वेश्चन कैनोनिकल एंसेंबल का है, कब बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का है और कब इक्विपार्टीशन थ्योरम का है। रीजन ये है कि तीनों जगह ना थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो इस पे मुद्दे पे कल बात होगी, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। ओके टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस, टाटा।